नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके समक्ष एक विशेष प्रयोजन हेतु उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखे हुए शब्दों को पढ़ पा रहे होंगे कि मैं आज उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विषय से स्नातकोत्तर करने की आशा रखते हैं, और उन सभी गंभीर विद्यार्थियों के लिए यह पूरी श्रृंखला चलाई जा रही है। तो मुझे आपको सूचित करते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। जी हाँ, 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस श्रृंखला को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये न केवल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों को लाभान्वित करेगा, अपितु जो भी भारत के अन्य विश्वविद्यालय में हिंदी विषय से स्नातक हेतु परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे, उनको भी ये पूरी सीरीज, ये पूरी श्रृंखला उनके लिए लाभदायक होगी। अभी प्रारंभिक तौर पर ये 1000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहे हैं, परंतु जब मैं इस पूरी श्रृंखला को आरंभ करूंगा तो व्याख्यान के दौर में जब हम पूरा व्याख्यान करेंगे और प्रश्नों के विभिन्न आयामों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1000 प्रश्न, ये जो 1000 प्रश्न है वो 5000 प्रश्नों में रूपांतरित हो जाएगा। और आपको यह लाभ होगा कि मैं जब किसी भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल कराऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जितने भी वैकल्पिक उसमें जो विकल्प दिए हैं, वो विकल्प से किस प्रकार आप बहुवैकल्पिक का सही विकल्प का चयन करेंगे। तो इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और लगभग 100, इस कड़ी में 100 वीडियोस आपके सामने आएंगी और सभी वीडियोस गुणवत्तापूर्ण होंगी। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इन वीडियोस की मदद से आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के अपेक्षाकृत अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस श्रृंखला का आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न जो बोर्ड पर दिख रहा है आपको कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, और आप विकल्प देख सक रहे होंगे। बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद। तो इसका सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का अतुलनीय योगदान है। जैसा कि मैंने आपको कुछ क्षण पहले कहा था कि मैं आपको इस पद्धति से अवगत कराऊंगा कि किस प्रकार बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं। सामान्य विद्यार्थी जो हैं इस प्रश्न को पढ़कर इस उत्तर को टिक कर देते हैं और क्या करते हैं, अगले सवाल पर वो चले जाते हैं। परंतु जो गंभीर परीक्षार्थी हैं, मेरे अनुसार वो क्या करते हैं, वो विकल्पों के प्रत्येक खंड पर अपना विचार करते हैं। मुखर्जी नगर के संस्थान में बहुत बड़े शिक्षक हैं मणिकांत सर। वो संघ लोक सेवा आयोग के बच्चों को इतिहास विषय का मार्गदर्शन देते हैं। तो उनकी वाणी में कहा जाए तो हम प्रश्नों पर बौद्धिक जुगाली करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम प्रश्न के प्रत्येक जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य शब्द हैं, उस पर विचार करते हैं और उसका गाहन करते हैं, यानी खोज करते हैं। यानी मस्तिष्क में जो है विभिन्न विकल्पों पर क्या करते हैं, हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं और तत्पश्चात एक विकल्प का चयन करते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जैसे कि प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक, कि यशस्वी संपादक कौन है, तो इसमें जो कीवर्ड्स आए, जो सबसे पहला है वो है सरस्वती पत्रिका। तो मैं आपको ये बता दूं कि जेएनयू की जो परीक्षा हुई थी जून 2019 में, उसमें पत्र पत्रिकाओं से, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से लगभग 2 सवाल प्रश्न पूछे गए थे। तो पत्र पत्रिकाओं का जो अंक के रूप में परिवर्तन है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परीक्षकों के लिए बहुत प्रिय है। तो इस खंड के लिए इसलिए मैंने आपके पहले ही प्रश्न में इसका चुनाव किया है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं प्रत्येक
जो कीवर्ड्स होंगे उसका व्याख्यान भी करूंगा। तो सबसे पहले इसमें है सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के बारे में आपने जाना कि इसके लेखक कौन है, संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। परंतु जब जैसे ही आपने सरस्वती पत्रिका का नाम सुना, आपके मस्तिष्क में दो बातें जरूर कौंधनी चाहिए कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ, इसका प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ। जी हाँ, इसका प्रारंभ, जो संपादकत्व का प्रारंभ हुआ वह 1900 ईस्वी में हुआ और माननीय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें अतुलनीय योगदान देते हुए इसके संपादकत्व का कार्यभार 1903 ईस्वी में संभाला। तो प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखें तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार कब संभाला। तो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1903। परंतु ध्यान रहे, अगर प्रश्न यह आता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो आपका विकल्प होगा 1900 ईस्वी। इन छोटी छोटी चीजों से आप अन्य विद्यार्थियों से आगे निकल पाएंगे। इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक प्रश्न से आपको उसके विभिन्न आयामों की चर्चा करते हुए आपको अवगत कराऊंगा कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। जैसा कि आप ए विकल्प में देख रहे हैं, यह है बालकृष्ण भट्ट। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का नाम सुनते ही क्या आपको इनकी पत्रिका के बारे में स्मरण आ रहा है? तो आपको जरूर स्मरण आ रहा होगा, इनकी पत्रिका है हिंदी प्रदीप। जी हाँ, बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी प्रदीप। तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। द्वितीय विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। सी विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा की गई है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो पत्रिकाएं हैं। पहली पत्रिका है इनकी कवि वचन सुधा। जी हाँ, कवि वचन सुधा। और दूसरी पत्रिका है इनकी बाला बोधिनी। चूंकि यह मेरा पहला वीडियो है तो मैं लिखने में थोड़ी सी गलतियां कर सकता हूं, क्योंकि ये पेन मुझे सहजता से फील नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए तो आप क्षमा करेंगे इसके लिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो ये पत्रिका की चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने दो पत्रिका लिखी, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी। और विकल्प डी पर आते हैं तो प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध एक पत्रिका है, वह है हंस। जी हाँ, तो मैं इसी के बारे में चर्चा कर रहा था कि आप एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कितने प्रकार के उसके आयामों की चर्चा कर सकते हैं। और जब आप किसी भी प्रश्न को पढ़ें तो उसके मुख्य बिंदुओं पर अपने मस्तिष्क में बौद्धिक जुगाली करें। और सरस्वती पत्रिका के जैसे ही आप सरस्वती पत्रिका आपने देखा तो आपके मन में आना चाहिए कि इसका संपादन कब प्रारंभ हुआ, इसके संपादक कर्ता कौन थे। जैसे ही आपने बालकृष्ण भट्ट का नाम सुना तो आपको स्मरण आना चाहिए कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। इसी प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा और प्रेमचंद हंस के संपादक हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, तो दूसरा सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब भी नाम आए तो 21 तोपों की सलामी पड़ती है हिंदी साहित्य में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 वर्गों में बांटा है। और आपको जानकर खुशी होगी, यह प्रश्न जेएनयू के 2019 जो पहली परीक्षा हुई थी एनटीए के द्वारा, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है, संवत 1375 से 1700। जी हाँ, संवत 1375 से 1700। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट दिया। पहला काल है वीरगाथा काल, दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीति काल, और जो चौथा काल है वह है गद्य काल। तो ध्यान रहे कि मैं जिन नामों का प्रयोग कर रहा हूं वो आचार्य शुक्ल ने इन्हीं नामों का प्रयोग किया है।
हिंदी के विभिन्न कालखंडों के लिए। तो उन्होंने दोहरी नाम पद्धति अपनाई थी। उन्होंने वीर गाथा काल को आदिकाल भी कहा था, भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा था, रीति काल को उन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा था और गद्य काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा था। तो 4 भागों में बांट दिया। अब प्रश्न है कि इसकी समय सीमा क्या है। तो समय सीमा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक है। भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, रीति काल संवत 1700 से 1900 तक है और गद्य काल संवत 1900 से 1984 का है। मैं पुनः कह रहा हूं कि ध्यान रहे, ये काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रकार से जब हम किसी भी प्रश्न के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं तो इसमें और भी कई सारे आयाम उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि एक इस प्रश्न के चर्चा करने के पश्चात आप एक और प्रश्न की चर्चा हम कर सकते हैं। यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा, वीर गाथा काल। और आपको जानकर खुशी होगी कि जेएनयू की 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न भी आया था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी प्रश्न को पढ़ने के पूर्व आप उसका मूल्यांकन करें और आप उससे संबंधित तथ्यों का बार बार अभ्यास करें। तो आप अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं मध्वाचार्य। जी हाँ, मध्वाचार्य। इस बात का ध्यान रहे कि ये ब्रह्म संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। कौन है, मध्वाचार्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं मध्वाचार्य। तो अब हम इन विकल्पों पर थोड़ा सा गौर करें, जैसा कि हम इससे पहले की सभी प्रश्नों में कर चुके हैं। तो रामानुजाचार्य जो है, ये जो है विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं। न सिर्फ इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि इन्होंने स्त्री संप्रदाय की भी स्थापना की थी। और मैं पुनः आपको यह कह रहा हूं कि मैं जितनी बातें बोर्ड पर लिख रहा हूं वो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतनी ही जरूरी है। फिर आते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का दर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इनका दर्शन है अद्वैतवाद। जी हाँ, आप पहले से जानते होंगे शंकराचार्य का दर्शन है अद्वैतवाद। इनका संप्रदाय है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य का जो ये जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बकाचार्य। तो जैसा आपने देखा, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और श्री संप्रदाय, शंकराचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद, और निम्बकाचार्य द्वैतवाद। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, पंक्ति किस कवि की है। कबीर, मलुकदास, रैदास और दादू दयाल। तो आपने तो पढ़ा ही होगा, बचपन से ही पढ़ते हैं हम लोग, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो इसका सही विकल्प है कबीरदास। तो कबीरदास जब आया तो कबीरदास के बारे में 2-4 बातें अगर हम जान लें तो बहुत आवश्यक है। कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। कबीरदास की सभी रचनाओं का संकलन जो है वह बीजक में किया गया है। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर भी कहते हैं। वाणी का डिक्टेटर। और वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। और इनकी भाषा पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा या पंचमेल खिचड़ी।
तो प्रश्न कवि की पंक्तियों पर है। आप पढ़ते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी प्रसिद्ध पंक्ति हमारे प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कबीरदास की एक दो पंक्ति जो मुझे स्मरण आ रहा है वह है, अवधू गगन मंडल घर की जो, दूसरी पंक्ति क्या है, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार। तो ये एक दो पंक्तियां हैं जो कबीर दास की प्रसिद्ध पंक्ति हैं। ये हमारे प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलुक दास की एक पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है, जो मेरा बहुत प्रिय है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह कहे सबके दाता राम। तो मलुक दास की पंक्ति है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। और रैदास की एक पंक्ति अभी मुझे स्मरण में आ रही है, और आपने गीत भी सुना होगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मैं थोड़ा बेसुरा हूं, नहीं तो मैं इस गीत को गाकर आपको सुनाता। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है। तो विकल्प दिए गए हैं 12, 8, 7 और 9। और इस प्रश्न का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि यह प्रश्न जेएनयू के 2019 में आयोजित परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इसका उद्देश्य है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस, रामायण देखा होगा आपने कुछ दिनों पहले ही, तो रामचरितमानस में 7 खंड हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस के विषय में मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले रामचरितमानस क्या है, एक महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। कौन सी विधा है, महाकाव्य है। रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दोहा और चौपाई शैली में इसको एक निष्ठ किया है। तो इसकी शैली क्या है, दोहा चौपाई शैली। ये सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो रामचरितमानस के बारे में हम जान रहे हैं, तो थोड़ा हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जान लें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में 2-4 बातें जो महत्वपूर्ण हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। तो आप देख सकते हैं 1516 और इसी को हमने पलट दिया यहां से। ठीक है, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं आप, तुलसीदास जी का जन्म 1532 और मृत्यु उनकी 1623 ईस्वी में हो गई। तुलसीदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी 12, कुछ छोटे और कुछ बड़े रचना है। तो इनकी 12 रचनाओं में 5 बड़े जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की चर्चा भी हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी द्वारा जो 5 ग्रंथ हैं वह तो रामचरितमानस पहला है, दूसरा है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। तो रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और एक अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो ये 5 विधाएं हैं। और तो इन 5 के बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम रख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, कि गोस्वामी तुलसीदास जी किस काल के कवि थे। तो ये राम भक्ति शाखा, जी हाँ, राम भक्ति शाखा के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। तो इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है और आप एक भूमिका के तौर पर इस वीडियो को ले सकते हैं,
तो इन 5 प्रश्नों के चर्चा के पश्चात मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा, परंतु एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने सुझाव नीचे दिए गए टिप्पणी के बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि आपके सुझाव से ही मैं अगली वीडियो में अपनी गुणवत्ता को और उत्कृष्ट बनाऊंगा और आपके द्वारा दिए गए सुझाव से मैं अपनी वीडियोस को और अपनी श्रृंखला को हमेशा अपडेट करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।